नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। हम देखेंगे आज पेडागोजी 4 पार्ट, ठीक है ना। यहां मैं आपको बताऊंगा अगले 30 क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं आप वीडियो को देखें और सुन करके याद करें, क्योंकि पढ़ा हुआ याद रहने की संभावना कम होती है। बार बार पढ़ते हैं दिमाग भी खराब होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें याद भी ज्यादा रहता है। साइंस भी इस बात को कहती है कि देखा सुना ज्यादा याद रहता है, पढ़ा लिखा कम याद रहता है। आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको पूरी स्टोरी याद होती है, और आप किताब पढ़ लेते हैं तो आपकी किताब के 10 पन्ने में याद नहीं रहते। कारण क्या है? सीधा सिस्टम है, आपने मूवी को देखा है और सुना है, वो आपके जेहन में बैठी है। सेम काम ये वीडियो करता है। आप जब देखेंगे 30 क्वेश्चंस को बार बार अपने रिपीट करेंगे, कान में लीड लगाकर सुनते रहेंगे, आपको किताब, कॉपी, टेबल, पेन, कुर्सी किसी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा, लाइट चली भी गई तो भी आप वीडियोस को कान में लगा के सुने, देखें, तो आपके आराम से स्टडी चालू रह सकती है। इससे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा? तो शुरू करते हैं आज के 30 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ठीक है ना। कोहलर किस संप्रदाय समर्थक थे? संज्ञानवादी। ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया था क्या कोहलर के बारे में, अब आपको बता रहा हूं इसका संप्रदाय। तो कोहलर का संप्रदाय कौन सा है? ये संज्ञानवादी भी थे। चूहे पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। चूहे पर प्रयोग करने वाले कौन है? स्किनर हैं। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये भी व्यवहारवादी थे। स्किनर भी कौन थे? व्यवहारवादी थे। कोहलर कौन थे? ये व्यवहारवादी थे। ठीक है ना। अब स्किनर किस संप्रदाय समर्थक थे? व्यवहारवादी थे, बता दिया मैंने आपको। अगला सवाल, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जब तक अंदर से कुछ नहीं होगा कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया सीखना है, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने के दो ही कारण है। पहला, इंसान का लालच, यानी जब तक उसका फायदा नहीं होगा वो सीखना ही नहीं चाहेगा। दूसरा, उसको आनंद की प्राप्ति, जब किसी चीज में आनंद आने लगता है तो उसको सीखने लगता है। इसके अलावा सीखने का कोई भी कारण नहीं बनता। चाहे किसी मनोविज्ञान में आप देख लें, चाहे रियल लाइफ में देख लें। तो ये कह रहा है कि नए रचनात्मक कार्यों को सीखने का कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यानी कि जब तक आपकी इंटरनल वॉइस आपसे नहीं कहेगी, अंदर का मन नहीं कहेगा, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। मैं चाहता हूं वीडियोस आप पूरा देखें। इसका कारण यही है कि काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता है। आप वीडियो देखेंगे तो सक्सेसनेस आपके ज्यादा दूर नहीं होगी। बुक के लिंक भी दिए हुए हैं यहां मैंने आपको। बुक आप ले, खरीदें। जब तक आप नहीं खरीदेंगे आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको कदर समझ में नहीं आएगी। ये आप ध्यान रखें। फ्री में मिलने वाली चीज की कदर नहीं होती है, इसलिए बुक्स बाजार में पैसे में बेची जाती हैं, वरना फ्री में भी दी जा सकती थी। ठीक है ना। अगला सवाल, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला सवाल है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ठीक है ना, ये कोहलर ने हमें दिया है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? मंद बुद्धि से जो बालक हैं वो किस सिद्धांत के अनुसार सीख सकते हैं? शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है ना। मंद बुद्धि बालकों को कौन सिखा सकता है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा डीपली होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत देखो किसने दिया। जीन पियाजे भी संज्ञानवादी थे, कोहलर भी संज्ञानवादी थे, और बहुत से संज्ञानवादी हैं या कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो दो दो संप्रदायों से आते हैं। लेकिन यह पूछ रहा है कि संज्ञानवाद सिद्धांत किसने दिया, तो ब्रूनर का नाम आपको याद रखना है। यह सिद्धांत हमें दिया है ब्रूनर ने। ब्रूनर किस संप्रदाय के थे? सीधी सी बात है, संज्ञानवाद दिया तो संज्ञानवादी थे। अब कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत देता है जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्टवादी मैंने आपको बताया, व्लादिमीर कोपका, कोहलर। ठीक है ना। इसलिए संप्रदाय किससे संबंधित है? आपका क्षेत्रीय सिद्धांत से। ठीक है ना। अच्छा, गेस्टाल्ट का अर्थ मैंने बताया आपको, संपूर्ण या समग्र। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी। किसने दिया? गुथरी ने। स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने दिया। किसने दिया स्व सिद्धांत? कार्ल रोजर ने दिया। अब बात आती है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहिम मौसले या मैसले। ठीक है ना। किसने दिया? मैसले ने दिया आवश्यकता पर पद सोपान सिद्धांत। अगला सवाल, अधिगम का अर्थ क्या है? मैंने बताया था आपको, अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। ठीक है ना। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। और इसी पे सारी दुनिया कायम है। जिसने अधिगम नहीं किया उसको गम ही गम है, जिसने अधिगम कर लिया उसको कोई गम नहीं है। इसलिए अधिगम बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। अब अगला सवाल है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? देखो, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो होता क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो अधिगम का क्या मतलब है? अधिगम का अर्थ है कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है।
हम अगर अनपढ़ हैं तो हमारा व्यवहार अलग होगा, हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा व्यवहार अलग होगा, बिजनेसमैन है तो अलग व्यवहार होगा, अगर प्रोफेशनल है तो अलग व्यवहार होगा, पत्रकार है तो अलग व्यवहार होगा, टीचर है तो अलग व्यवहार होगा। कारण हमारा अधिगम का स्तर अलग अलग रहा। तो अधिगम का अर्थ है सीखना, और अधिगम का तात्पर्य क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है। तो व्यवहार में स्थायी रूप से जो परिवर्तन होता है वही आपका अधिगम कहलाता है। यहां स्थायी शब्द पे जोर देना है। ऑप्शन में आ सकता है अधिगम का तात्पर्य क्या है? सीखना, ठीक है। स्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में बदलाव। तो व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन, इसका शुद्ध उत्तर, अगर डबल उत्तर आता है कई बार कि ए और बे दोनों सही है क्या, तो सीखना भी और व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन होना भी। तो यह ध्यान रखना है कि इसका शुद्ध उत्तर क्या है? व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आना ही अधिगम का तात्पर्य है। अगला सवाल, अधिगम पूर्ण कब होगा? देखो मैंने पहले बताया था आपको, अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, ये कभी पूर्ण नहीं होती, ठीक है ना। तो मानव व्यवहार में जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं आ जाता तब तक अधिगम चलता रहता है, और स्थायी परिवर्तन कभी आता ही नहीं है। आपने देखो कभी इंसान गुस्सा करता है, कभी प्यार करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खेलता है, कभी बैठ जाता है, कभी थक जाता है, कभी एनर्जी से भर जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तक ये अधिगम पूर्ण होता है। अब संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान मतलब क्या है? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है। ज्ञान में सम उपसर्ग लगा हुआ है, संज्ञान कहलाया। समग्र रूप से किसी चीज को ग्रहण करना संज्ञान कहलाता है, ये भी आप याद रखें। यानी जब आपने किसी चीज को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लिया, समग्र रूप से ग्रहण कर लिया, तो आप संज्ञान हो गया आपको, यानी कि आपका इसका अर्थ होगा किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है, ठीक है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन थे? मैंने बताया था वाटसन के बारे में। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वाटसन थे। कौन थे? जेम्स वाटसन। ये आपको नाम याद रखना है। अगला सवाल, मनोविज्ञान के जनक कौन थे? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के तो वाटसन हो गए। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ये नाम आप रट लो, सवाल घुमा फिरा के कैसे न कैसे ये पूछता है, वाटसन सिगमंड फ्रायड दोनों को। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान तो वाटसन का है, और केवल मनोविज्ञान पूछे, उसका जनक पूछे, तो आपको बताना है सिगमंड फ्रायड। अगला सवाल, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक, इसके कौन है? सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के जनक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड है, और व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक आपके कौन है? जेबी वाटसन, ठीक है ना। ये आपके सवाल, और मैं आपको अगले सवाल बताता हूं। अगला सवाल हम देखते हैं, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, इस तरह बहुत सारे सिद्धांत आएंगे आपके, एक एक पढ़ा रहा हूं। अधिगम के मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें आपको सिद्धांतों को डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल बात कर रहे हैं हम एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है ना, या एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सरकारी सिद्धांत है ये, ठीक है ना, एक कारक। अच्छा, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो आप ध्यान रखें कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। ये राजकीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको सबसे पुराना सिद्धांत भी कहा जाता है एक कारक सिद्धांत को। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। और ये कहां के थे स्पीयरमैन? अगला सवाल, ये फ्रांस के रहने वाले थे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? ठीक है, एक्चुअल में स्पीयरमैन प्रोफेसर थे, और सबसे पहले जो है ये सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। यानी एक आदमी स्टैटिक्स का था, बाद में वो मनोविज्ञान का बन गया। तो सोचो मनोविज्ञान और सांख्यिकी में ज्यादा अंतर नहीं है, काफी गुणा भाग गणित बिठानी पड़ती है जब इंसान का मनोविज्ञान समझ में आता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान कहलाते हैं, जो इंसान को देखते बता देते हैं कि इसकी अगली एक्टिविटी क्या होगी, उन्हीं को मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के संबंध में किसे बताया है? ठीक है ना, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस से बताया है, ये अगला सवाल है। तो उन्होंने बताया है चिंतन से। स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो संबंध है वो बताया है चिंतन से। बुद्धि किसके लिए होती है? चिंतन करने के लिए तो होती है। जो इंसान सोचेगा नहीं उसमें बुद्धि नहीं है, इसका मतलब जानवर सोचते नहीं, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती, अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? भाषा का विकास होता है ना बालकों में, उसका क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले बालक क्या सीखता है? सबसे पहले बालक रोना सीखता है, ठीक है ना। तो उसका रोना या क्रंदन करना, फिर आगे क्या बोलता है? वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, यानी कि बलबलाता है, ठीक है ना, बलबलाना या बबलाना
ऐसा उसका दूसरा क्रम है। फिर उसके हाव भाव, फिर वो हाथ पैर फेंकेगा, आप मतलब अपने हाव भाव से मुस्कुरा करके या आंखें चौड़ी करके या ऐसे करके वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो बालकों के भाषा विकास का क्रम क्या है? सबसे पहला रोना, दूसरा है आपका बबलाना या बलबलाना, तीसरा उसका हाव भाव। फिर अगला सवाल, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है, यानी वो बोलना कब सीखता है, सेंटेंस कब बनाता है बालक? तो 5 वर्ष की उम्र में बालक सेंटेंस बनाने लगता है। कुछ बालक जल्दी बना देते हैं, तो ये बहस का विषय नहीं है, ये याद करने का विषय है कि 5 वर्ष तो फिर 5 वर्ष, ठीक है ना। जवाब आपको वही लिखना है, चाहे आपका बालक 2 साल का बोलना सीखे चाहे 4 साल का सीखे। अगला सवाल, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले ऐसी ध्वनियां बोलता है जो काफी कठिन होती हैं, जिनको लिखना संभव नहीं होता, ठीक है ना। या फिर जैसे व्यंजनों की ध्वनियां बोलेगा, इस तरह बोलेगा, का पा इस तरह बोलेगा। तो सबसे पहले बालक व्यंजन की ध्वनियां बोलना सीखता है, यानी कि वो कोई जो वर्ण बोलता है, एलिमेंट बोलता है, अल्फाबेट बोलता है, वो कंप्लीट नहीं होता, अधूरा होता है। तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलना सीखता है, या सबसे पहले मां शब्द जो है वो बोलता है, मां या म इस तरह बोलता है वो, ठीक है। अगला सवाल, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? मां की, पिताजी की, दादा दादी की, या किसकी भाषा को पहचानता है? तो सबसे पहले वो सबसे करीब किसके रहता है? अपनी मां के रहता है। तो मां की आवाज को पहचानता है और मां के हाव भाव को समझता है और उसी की भाषा को सबसे पहले पहचानता है। इसीलिए जब बच्चा सीखता है तो मां की भाषा से ही सीखता है, मां की भाषा को ही सीखता है, मां की भाषा को ही ग्रहण करता है। इसीलिए वो जो भी भाषा बोलता है उसको मातृभाषा कही जाती है। मदर लैंग्वेज या मदर टंग क्या मतलब? जो उसने मां से सीखी है, ठीक है ना। इसको देश से नहीं जोड़ा जाता, मातृभूमि से बाद में जोड़ा जाने लगा, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो बालक ने अपनी मां से सीखा है वही उसकी मातृभाषा है। इसमें यहां राष्ट्रवाद की कहीं कोई बात नहीं है मनोविज्ञान के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी तो अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग चीजें हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। कोई और क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कर लें, लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।